हेलो, जय हिंद। मैं नीतीश कुमार चंपारण की धरती से आप लोगों को नमस्कार करता हूं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। और मैं इससे पहले बहुपद चैप्टर पढ़ा दिया हूं, ठीक है। यदि अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे, इस वीडियो में उसका लिंक मिल जाएगा। और बहुपद चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझा कर और उसको बताकर एक्सरसाइज भी करा दिया हूँ और ख़त्म भी कर दिया हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं पहला चैप्टर एनसीईआरटी बिहार को, ठीक है। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यही है जी। क्या है वास्तविक संख्या? मतलब क्या? रियल नंबर। देखिए, वास्तविक संख्या, सबसे पहले वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि आखिर में संख्या क्या होता है। देखिए, अंक समझ रहे हैं? 1 2 3 4, 0 भी एक अंक है। 3 अंकों के मिलने से जब बनता है संख्या, मतलब अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं। जब अंक जब मिलता है ना, जैसे अंकों के समूह को क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। अब देखिए, अगर संख्या को हम इसी करें, डिवाइड करें, तो संख्या दो तरह के, एक होता है वास्तविक संख्या, ठीक है, और एक होता है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या भी कहा जा सकता है। तो अभी हमें वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इस अवास्तविक संख्या के बारे में, काल्पनिक संख्या के बारे में यहाँ नहीं पढ़ना है। हम लोग को 11th में पढ़ना है अवास्तविक संख्या में, आई के बारे में, ठीक है। यहाँ केवल वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। और वास्तविक संख्या क्या होता है अभी यहाँ हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, जिस प्रकार संख्या दो टाइप्स का, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या, उसी तरह वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक को बांट देते हैं परमीय संख्या और एक को बांट देते हैं अपरमीय संख्या। इसी परमीय संख्या और अपरमीय संख्या को पढ़ लेंगे, मेरा वास्तविक संख्या समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, परमीय संख्या और अपरमीय संख्या, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या क्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए परमीय संख्या और अपरमीय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, परमीय संख्या और अपरमीय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परमीय संख्या का मतलब होता है कि वह ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। सुनिए सुनिए, वह ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके परमीय संख्या कहलाता है। जहाँ 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 q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वह परमीय संख्या कहलाएगा, ठीक है। अपरमीय संख्या जितने भी रूट के अंदर की संख्या होगी जिसका वर्गमूल ना निकल पाए या निकल पाए लेकिन वह पूर्ण संख्या ना हो, वह अपरमीय संख्या होगा। जितने भी रूट वाले संख्या होगी वो पूरा के पूरा अपरमीय संख्या होगा। तो इसका मतलब रूट के वाले संख्या में क्या रूट के अंदर 9 है, ये अपरमीय संख्या होगा? नहीं, क्योंकि रूट 9 का मान निकल जाएगा, 3 हो जाएगा, इसलिए रूट 9 अपरमीय संख्या नहीं होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो लेकिन उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से ना निकले, वह अपरमीय संख्या होगी। न कि सभी संख्याएं जो रूट के अंदर हो अपरमीय संख्या हो। नहीं, रूट के अंदर भी अपरमीय संख्या, रूट के अंदर भी वैसे कोई ऐसा संख्या हो सकता है लेकिन वो अपरमीय संख्या नहीं होगा। जैसे कि रूट अंदर 9, ये रूट के अंदर है लेकिन ये अपरमीय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका क्या निकलेगा? वर्गमूल निकल जाएगा। तब देखिए, परमीय संख्या और अपरमीय संख्याओं के समूह को परमीय संख्या और अपरमीय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। और साथ ही साथ परमीय संख्या किसे कहा जाता है? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके परमीय संख्या कहलाता है। जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि वैसे जो संख्या जिनके जो हर होगा ना वो 0 ना होना चाहिए।
जीरो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि किसी भी संख्या के जैसे मान लीजिए 1 बटा हम जीरो लिख दें तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो अपरिभाषित शब्द को यहाँ नहीं लिखना है, इसलिए यहाँ क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ लिखा गया है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। रूट वाली संख्या जिसकी वर्गमूल पूरा ना निकल पाए वो अपरिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। और इसी वास्तविक संख्या के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, और इसी के साथ साथ हम और भी चीज़ बताएंगे। जैसे वास्तविक संख्या तो समझे, लेकिन और भी संख्या के बारे में हम जानेंगे। जैसे भाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को, मात्र हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या से खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम शुरू करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। हालांकि अब परिमेय संख्या भी पढ़ेंगे, पहले परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और साथ ही साथ जहां q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो कहा जाए 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है, कि p/q के रूप का है। -3/2 क्या है? परिमेय संख्या है। आप सर इसमें माइनस नहीं है, माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि p/q के रूप में है कि नहीं। ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे आप पूछेंगे कोई 3 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे एक छुपा है, तो ये भी p/q के रूप में हो गया, ये भी एक प्रकार का परिमेय संख्या है। इसका मतलब प्राकृत संख्या भी एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा। पूर्ण संख्या भी एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा। पूर्णांक भी, वो कोई भी पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो या धनात्मक पूर्णांक हो, वो भी एक प्रकार का क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अर्थात कोनो ऐसा संख्या जना के p/q के रूप में लिखल जा सके ओकरे के परिमेय संख्या कहल जाला, ठीक बा। अब प्रश्न उठता कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है और पूर्णांक संख्या क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब तक आपको संख्याओं के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप कैसे पकड़ पाएंगे। और इस चैप्टर में इस संख्याओं के बारे में पढ़ना है, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, इसे पढ़ेंगे। यदि यही अगर अच्छा तरह से आपको नहीं मालूम होगा तो फिर नहीं बना पाएंगे। अब जैसे हमने एक शब्द का जिक्र किया था, वो था प्राकृत संख्या। क्या था? प्राकृत संख्या, सॉरी क्या है जी? प्राकृत संख्या। इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर। मार्कर बढ़िया से नहीं चल रहा है, मार्कर बदल लीजिए। ओके, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। अब देखिए, अब नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 डैश डैश 7 8 9 10 डैश डैश। सुनिए 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 सुनिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। आप बचपने में पढ़े होंगे। अर्थात वो ऐसी संख्या जिससे 1 से काउंटिंग किया जाए। गिनती या कैसे किया जा सकता है? 0 से कभी काउंटिंग सुने हैं? नहीं सुने हैं। तो 1 से शुरू होने वाली संख्या अर्थात गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, ठीक है। ये हुआ प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या हुआ। और इसी प्राकृत संख्या में जब 0 के मिला दिया जाता है, 0 मिला दिया जाता है डॉट डॉट डॉट, अर्थात जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को भी शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। 0 के बिना यह अधूरा था। क्या था जी? अधूरा था। इसे बोलेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अर्थात जब भी पूर्ण संख्या के बारे में और चर्चा किया जाएगा उसमें 0 भी शामिल आ जाएगा। अब प्राकृत संख्या के बारे में चर्चा किया जाएगा उसमें केवल और केवल 1 से शुरू होने वाली संख्या होगा, गिनती की संख्या होगा। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या होगा? प्राकृत संख्याओं और शून्य संख्याओं के, शून्य और प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहा जाता है। और एक शब्द का जिक्र किया था, पूर्णांक। पूर्णांक 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 क्या होता है? जब पूर्ण संख्याओं के समूह में, सुनिए सुनिए, जब पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक चिन्ह एवं धनात्मक चिन्ह को सूचित कर दिया जाता है तो उसे पूर्णांक कहा जाता है। नहीं समझे? जब पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक चिन्ह और धनात्मक चिन्ह को सूचित कर दिया जाता है
तो वह पूर्णांक कहलाता है। जैसे 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 मान लीजिए 0 एक पूर्णांक है, 0 के पहले माइनस लगाइए या प्लस लगाइए, कोई भी फर्क पड़ने जाता नहीं है। इसलिए यहाँ पर +1 लिखे, इसके पहले प्लस छुपा है, या -1 लिखे पूर्णांक हुआ, +2 लिखे या -2 लिखे पूर्णांक हुआ, +3 लिखे या -3 लिखे पूर्णांक हुआ, +4 लिखे या -4 लिखे पूर्णांक हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्हों के साथ जब पूर्ण संख्या को लिख दिया जाए तो वही मेरा पूर्णांक होगा, वही मेरा क्या होगा, पूर्णांक होगा। चलिए इतना बात समझ आ गया होगा। मतलब धनात्मक ऋणात्मक चिन्हों के साथ जब पूर्ण संख्या को लिख दिया जाए तो क्या होगा, पूर्णांक संख्या। शून्य के साथ जब प्राकृत संख्या को लिख दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगा। जब गिनती की संख्या को लिख दिया जाए तो प्राकृत संख्या होगा। ठीक है, प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहा जाता है, और पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर कहा जाता है। तो इंग्लिश के वर्ड से आप कंफ्यूज न होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इतना बात समझ में आ गया। और बात इसमें हम कुछ पढ़ते हैं इसका कॉन्सेप्ट। अब जैसे सुनिए 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 सुनिए, अगर पूछा जाए प्राकृत संख्या को क्या लिखा गया जी, प्राकृत संख्या को n से डिनोट किया जाता है, दैट इज द नेचुरल नंबर। क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या, एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, 0 1 2 ना, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, इसलिए सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 होगा। सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 होगा। तो जब सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 होगा तो सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या इन्फिनिटिव होगा, प्लस इन्फिनिटिव, ना कि माइनस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब समझ रहे हैं, अनंत, इसलिए इन्फिनिटिव होगा। क्या है, 1 से शुरू करते 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 गिनती कितनी उसका अंत है नहीं, जब अंत नहीं तो अपरिभाषित नहीं, अनंत। ठीक है, चलिए दूसरा कंसेप्ट में क्या था, पूर्ण संख्या। तो पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, इसलिए 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 0 से काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, आप काउंट करते करते चलेंगे अनंत, इसलिए इन्फिनिटिव। अब चलिए, अब क्या था जी, पूर्णांक था जी, पूर्णांक था, सबसे छोटी पूर्णांक दिख रहा है, मार्कर का है, मस्त नहीं चल रहा है। सबसे छोटी पूर्णांक, क्या बात है, सबसे छोटी पूर्णांक का कोई बताएगा क्या, ओहो, इसने बोला कि सबसे छोटी पूर्णांक 1 धनात्मक हो गया। ठीक है, अब पूर्णांक क्या बताए थे, पूर्णांक में क्या बताए थे कि जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह को शामिल कर दिया जाता है वही पूर्णांक बनता है। तो अगर हम देखें तो अगर 0 को लेते हैं, किसको लेते हैं, 0 को, तो 0 के पहले प्लस लगा दीजिए या माइनस लगा दीजिए, उसके मान में कोनो परिवर्तन होने जाने वाला नहीं है। तो अगर हम कह रहे हैं कि 0 सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है तो फिर -1 क्या है। और मान लीजिए कहे कि 0 बड़ा कि -1 बड़ा, तो क्या बताइएगा, 0 बड़ा, कैसे -1 बड़ा क्यों नहीं, ये 0 बड़ा कि -1 बड़ा, 0 बड़ा। जब 0 बड़ा तो फिर जब 0 बड़ा इसका मतलब -1 छोटा, तो फिर सबसे छोटी पूर्णांक 0 कैसे होगा। आज समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। जब 0 बड़ा, 0 कैसे बड़ा, मान लीजिए किसी के पास, हमारे पास कुछ नहीं है, ना हम किसी से 1 रुपया लिए हैं ना किसी को हम दिए हैं, सब न्यूट्रल है, हम शांत है, मस्ती से बैठे हुए हैं, ना हमारे ऊपर 1 रुपया किसी का कर्जा है, ना हम किसी को कुछ दिए हैं, तो हम सब बिंदास बैठे हुए हैं।
तो जब हमारे पास किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है तो हमारा वैल्यू क्या है, 0 है। लेकिन तुम 1 रुपया किसी का उधार लिए हो, अर्थात तुम 1 रुपया का ऋणी हो। जब हम दोनों एक साथ कमाने जाएंगे, मान लीजिए 1 रुपया तुम कमाए 1 रुपया हम कमाए, तो जो हम 1 रुपया कमाएंगे तो 1 रुपया वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जब तुम 1 रुपया कमाएगा वो किसी को चुकाएगा, तो तुम 1 रुपया से गरीब होगा हमारे से। इसका मतलब हम जीरो वाले बड़ा हुए कि नहीं हुए, इसलिए तुम 1 रुपया का कर्जा में हो, हम कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम 0 है, इसका मतलब हम तुमसे छोटा है। भले तुम 1 दिख रहा है लेकिन उसके पहले ऋण लगा हुआ है, तो -1 0 से छोटा होगा असल में। तो 0 बड़ा हो गया, तो 0 सबसे छोटा पूर्णांक कैसे हो सकता है? तो अगर देखें तो सबसे छोटा पूर्णांक -1 होगा। क्या होगा? सबसे छोटा पूर्णांक -1। उसी प्रकार सबसे बड़ी पूर्णांक -इन्फिनिटी। अब कोई कर्जा इतना ले लिया है जिसका कोई अंत नहीं हो, कर्जा तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस होता है, इसलिए यहाँ प्लस इन्फिनिटी था नेचुरल नंबर में और पूर्ण नंबर में, पूर्ण संख्या में, होल नंबर में। लेकिन यहाँ पर पूर्णांक संख्या में सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी? सॉरी सुनिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सुनिए जो जितना ही अधिक कर्जा लेगा वो उतना ही छोटा होगा कि नहीं होगा? बस समझ रहे हैं, जो व्यक्ति जितना ही अधिक कर्जा लेगा वो उतना ही अधिक ऋणी होगा ना होगा, और जो जितना ही ज्यादा ऋणी होगा वो उतना ही छोटा होगा। इसका मतलब सबसे छोटी पूर्णांक संख्या -इन्फिनिटी होगा। असल में एक हम लोग गलती कर रहे थे, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा? -इन्फिनिटी। और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा? 0 नहीं, प्लस इन्फिनिटी। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या प्लस इन्फिनिटी और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या -इन्फिनिटी। जो जितना ही बड़ा कर्जा लेगा वो उतना ही छोटा होगा, इसलिए अनंत कर्जा मतलब अनंत -इन्फिनिटी। इसलिए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या -इन्फिनिटी और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए यहाँ हमने देखा दो कंसेप्ट देखा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और सबसे छोटी पूर्णांक -इन्फिनिटी और सबसे बड़ी पूर्णांक प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट है। छापिए जल्दी से छापिए। चलिए छपा गया। चलिए और संख्या के बारे में पढ़ते हैं। इस संख्या के बारे में हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि बबुआ जब तक संख्या के बारे में नॉलेज नहीं होगा कि क्या हम पूर्णांक बोल रहे हैं, क्या पूर्ण बोल रहे हैं, क्या प्राकृतिक संख्या बोल रहे हैं, तब तक हम कैसे समझ पाएंगे। इसलिए संख्या के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और ये बताइए, जितना प्राकृतिक संख्या बोले हैं, पूर्ण संख्या बोले हैं, पूर्णांक बोले हैं, उसके बट्टे में 1 लगा देंगे तो क्या p/q के रूप में नहीं होगा? 0 भी एक प्रकार का परिमेय संख्या है। क्यों कहेंगे 0 क्या है? ये 0 क्या है? रसोगुल्ला क्या है? रसोगुल्ला भी एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या है? इस रसोगुल्ला के नीचे एक लाठी लगा देंगे, खड़ा कर देंगे, कहेंगे उसी पर टंगाए रहो, मारना है निशाना। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या है? p/q का रूप क्या हो गया? देखो तो q 0 के बराबर है? नहीं है, इसलिए 0 भी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब चलते हैं आगे पढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं सम संख्या। सम संख्या के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि सम संख्या क्या होता है। ये सम संख्या के बारे में जानकारी क्या लेंगे? इवन नंबर। सम संख्या मतलब इवन नंबर, दिख रहा है? इवन नंबर ये वैसी संख्या इवन नंबर कहलाता है। वैसी संख्या, अरे वैसी संख्या इवन नंबर सम संख्या कहलाता है, जिससे 2 से भाग करने पर पूरा कट जाए। जिससे 2 से भाग करने पर पूरा कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... ना जी। वैसी संख्या जिसे 2 से भाग करने पर पूरा कट जाए वह क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा, अर्थात इवन नंबर कहलाएगा। ठीक है,
तो कहा जाए कि सबसे छोटी, सुनिए, सबसे छोटी इवन नंबर, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? 2। सम संख्या 2 होगा। और सबसे बड़ी प्लस इंफिनिटिव। असल में सबसे छोटी क्या होगा? सबसे बड़ी सम संख्या इंफिनिटिव। अब देखिए विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर। वैसी संख्या जिसे 2 से भाग करने पर पूरा पूरा न कटे क्या कहलाएगा? विषम संख्या। विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट 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 डॉट। देखिए 1 कटेगा 2 से, इसलिए सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे बड़ी इंफिनिटिव। असल में अब देखिए ये जो सम संख्या होता है ना, ये 2n के रूप के होता है। मतलब ये कि सम संख्या में किसी भी संख्या से अगर गुना करेंगे तो उसमें 2 से भाग लग जाएगा। 2n का मतलब होगा n, n मतलब किसी भी संख्या से 2 से, किसी भी n मतलब कि सम संख्या, किसी भी सम संख्या में 2 से गुना करेंगे ना असल में तो 2 से कट जाएगा। जैसे 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 2 से कटेगा। 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, 8 2 से कटेगा। 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12, 12 भी 2 से कटेगा। 2 से 10 में गुना करेंगे 10 दूना 20, 2 से कटेगा। अर्थात 2 into n के रूप की संख्या सम संख्या कहलाती है। ये आगे चर्चा होगा एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन बनाएंगे, तो इसलिए समझ रखेंगे कि 2n के रूप वाली संख्या क्या कहलाएंगे? सम संख्या। लेकिन 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 2n + 1 के रूप की संख्या विषम संख्या कहलाएगी। ए सुनिए सुनिए सुनिए, जब भी सम संख्या में 1 जोड़ देंगे वो विषम संख्या बन जाएगा। जैसे 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो गया विषम संख्या, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो गया विषम संख्या हो गया, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा विषम संख्या हो गया, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा विषम संख्या हुआ, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 विषम संख्या हुआ। इसका मतलब 2n सम संख्या में 1 जोड़ दिए तो ये विषम संख्या हो गया। अर्थात विषम संख्या जो होता है, विषम संख्या होता है वो 2n + 1 के रूप के होता है असल में, या 2n + 3 के रूप का होगा, 2n + 3 या 2n + 5 के रूप का होगा। असल में सम संख्या होगा 2n के रूप में होगा, सुनिए 2n के रूप में होगा, या 2n + 2 के रूप में होगा, या 2n + 4 के रूप में होगा, या 2n + 6 के रूप में होगा। अर्थात इस बतिया को समझेंगे, सम संख्या जो होगा 2n या 2n + 2 या 2n + 4 या 2n + 6 या 2n + 8 या डॉट 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 डॉट, ये सम संख्या के रूप का होगा। लेकिन विषम संख्या का रूप कैसा होगा? 2n + 1 या 2n + 3 या 2n + 5 या 2n + 7 या 2n + 9, ये सब किस रूप का होगा? विषम संख्या। तो विषम संख्या के रूप में विषम संख्या ही जुटेगा, सम संख्या के रूप में सम संख्या ही जुटेगा, और ये सम संख्या का रूप, ये विषम संख्या का रूप आगे हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ इसलिए जाना है असल में 2 से पूरा कट जाए सम संख्या, 2 से पूरा न कटे विषम संख्या, ठीक है? यहाँ तक समझिए। अब इसको छापिए, अगर छापना चाहेंगे तो छापिए जल्दी से। छपा गया? चलिए आगे देखते हैं। हम एक के क्लास में हम संख्या के चर्चे कर लेते हैं। एक होता है भाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या। इसको भी यहाँ डिस्क्राइब करते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सुनिए, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये क्या होता है? ई क्या होता है? ई क्या होता है? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो सुनिए, भाज्य संख्या वैसी संख्या जो खुद एवं स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो एक और खुद संख्या के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए, वो क्या होगा? भाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कभी भी विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाएगा। फिर से परिभाषा सुनिए, वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाएगा। लेकिन वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए, वो भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे जैसे 4 हुआ, ये भाज्य संख्या होगा। क्यों? क्योंकि 4 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, और साथ ही साथ 2 से भी कटेगी। 4 और 1 के अलावा ये 2 से कटा, इसलिए भाज्य संख्या होगा।
जैसे 6 ले लिए, 6 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, साथ ही साथ यह 2 से भी कटेगा, साथ ही साथ यह 3 से भी कटेगा, इसलिए यह भाज्य संख्या हुआ। लेकिन 2 ले लीजिए, 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, मतलब 1 और स्वयं से तो कटेगा, लेकिन कोई ऐसा दुनिया का संख्या बताइए 2 को काट दे। 1 और स्वयं को छोड़कर कोई ऐसा दुनिया का संख्या बताइए जो 2 काट दे, कटेगा? कभी नहीं कर सकता है, इसलिए यह अभाज्य संख्या होगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, इससे पहले 1 नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3 ले लेते हैं, 1 और 3, अर्थात 1 और स्वयं को छोड़कर कोई ऐसा संख्या बता दीजिए जो इसको काट दे, कटेगा? पूरा पूरा कभी नहीं कटेगा, इसलिए अभाज्य होगा। इसी तरह 5, इसी तरह 7, इसी तरह 9, इसी तरह 9, ये 9 अभाज्य संख्या है नहीं। 1 और 9 के अलावा यह 3 से भी कट जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि विषम है तो अभाज्य संख्या है, इसीलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि सभी, सुनिए सुनिए सुनिए, सभी अभाज्य संख्याएं 2 को छोड़कर, सुनिए 2 को छोड़कर जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी विषम संख्या हो सकती है, परंतु सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती हैं, क्योंकि 9 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 और 1 के छोड़कर 3 से भी 1 कट गया। तो सुनिए, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या और 2 सुनिए, और 2 अभाज्य संख्याओं के बीच के जो गुणनखंड होता है ना, 1 होता है। जैसे मान लीजिए 2 हुआ और 3 हुआ, इसके बीच में गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। बस समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए 5 हुआ और 7 हुआ, इसके बीच का गुणनखंड क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, इसके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे मान लीजिए 5 है और 11 है, इसके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 है। अर्थात 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। जितना भी बात अभी बोले हैं, जितना बात फेंके हैं, सबको लपेट कर रखिएगा, क्योंकि आगे एक्सरसाइज जो बनाएंगे या कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे उसमें काम आने वाला है। इसलिए जितना भी संख्या का यहाँ पर चर्चा किया है, सभी का सभी महत्वपूर्ण है। और यदि यह बेसिक अगर आपको नहीं पता है, कॉन्सेप्ट अगर बेसिक नहीं जानकारी है और संख्या का, तो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या आपसे कभी भी समझ में नहीं आ सकता है। लेकिन यह बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ गए हैं कि कौन संख्या का क्या नेचर है, कौन संख्या किस प्रकार का है, तो यह चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, इतना हम पढ़े। अगले क्लास में हम इसके अगले पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तब लेके जय हिंद।